हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेथड। इससे पहले मैं मेथड, अप्रोच और टेक्निक्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, उनके डिफरेंसेस के बारे में भी बता चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ में मैंने अभी लास्ट जो वीडियो बनाया है वो बनाया है अप्रोचेज का, जिसमें मैंने सभी प्रकार के जो अप्रोच हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और आज हम मेथड पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेथड के बारे में जानेंगे और मेथड के टाइप्स पढ़ेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेथड, मैं आपको थोड़ा सा मेथड के बारे में बता देती हूँ। जो मेथड होता है वो एक वे होता है, यानी वी कैन से दैट मेथड इज ए वे ऑफ टीचिंग। यानी कह सकते हैं कि एक तो ये वे ऑफ टीचिंग होता है और एक ये ओवरऑल प्लानिंग होता है अप्रोच का। अप्रोच में हम डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो मेथड होता है इट कंसर्न्स विद हाउ टू टीच। इसमें जो कंसर्न होता है वो होता है कि हाउ टू टीच, कि कैसे पढ़ाया जाए, जबकि अप्रोच में होता है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए। फिर उसी को हम मेथड के थ्रू अप्रोच को पढ़ाते हैं। तो कह सकते हैं कि इट इज ओवरऑल प्लान ऑफ टीचिंग अप्रोच। तो ये एक ओवरऑल प्लान होता है किसका? टीचिंग अप्रोच का। अब हम बात करते हैं मेथड के टाइप्स की, कि मेथड कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो मेथड है वो उनको दो टाइप का बताया गया है। एक तो होते हैं ओल्ड और क्लासिक मेथड, और एक होते हैं हमारे न्यू मेथड, और दूसरा होता है हमारा न्यू मेथड। अब जो ओल्ड या फिर हम क्लासिक मेथड की बात करें तो इसे भी दो तरीके से बताया गया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और दूसरा आएगा हमारा डायरेक्ट मेथड। ये दो हैं हमारे ओल्ड या फिर कह सकते हैं क्लासिकल मेथड। अब बात करते हैं न्यू मेथड। जो न्यू मेथड है वो थ्री टाइप्स के हैं। एक तो आता है डॉक्टर वेस्ट्स मेथड, सेकंड आता है हमारा बायलिंगुअल मेथड, थर्ड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो इस तरीके से आज हम जो टोटल 5 मेथड्स को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी और समझाऊंगी, और एक एक करके इन सबको हम समझने वाले हैं। क्योंकि ओल्ड या क्लासिक जो प्राचीन मेथड बताएं वो बताएं दो, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और दूसरा है डायरेक्ट। फिर जो न्यू मेथड बताए कि कहें कि इनके अगेंस्ट में न्यू मेथड्स आए, उनमें एक तो डॉक्टर वेस्ट एक मेथड को लेकर आए, फिर था एक बायलिंगुअल मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जिसे सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड भी कहते हैं। तो अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। अब फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसमें जो टीचर है वो बच्चों को ट्रांसलेशन और ग्रामर के थ्रू सिखाता है। यानी फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्नेड इजिली थ्रू ट्रांसलेशन। फॉरेन लैंग्वेज होती है हमारी इंग्लिश, जिसे टारगेट लैंग्वेज भी कहा है। तो चूंकि बच्चों की जो मूल लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, वो मतलब मदर टंग कह सकते हैं हम उसे, तो बच्चों के लिए तुरंत फॉरेन लैंग्वेज सीखना इजिली नहीं होता है, वो उनके लिए डिफिकल्ट पड़ता है। तो ऐसे में टीचर क्या करेगा, बच्चों को ट्रांसलेशन के द्वारा आसानी से सिखाता है। फिर बात करें हम ग्रामर की, तो ग्रामर को सोल ऑफ लैंग्वेज कहा गया है, यानी भाषा की आत्मा। क्योंकि ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ग्रामर नहीं होगी तो फिर मतलब बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, क्या ऑर्डर होगा, क्या मैनेजमेंट होगा। तो उसके लिए ग्रामर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, और इसलिए इसे सोल ऑफ लैंग्वेज भी
कहा गया है। एग्जाम में ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्रामर को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ लैंग्वेज, सोल ऑफ लैंग्वेज। तो हमें ये भी याद करना जरूरी है कि ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि टेक्स्ट बुक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मेथड। ये जो मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का, ग्रामर मेथड, इसमें जो टेक्स्ट बुक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे कि जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें क्या है कि पूरा कंटेंट होता है, पूरा मटेरियल होगा, उसमें वोकेबलरी होगी, ग्रेडेड वोकेबलरी होगी, या फिर कहें कि उसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स होंगे जिनको इसमें जो ये मेथड है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता है। तो जितने भी नए वर्ड्स कहो या फिर जो भी कहो उसमें टीचर्स क्या करेगा, वर्ड टू वर्ड उनका ट्रांसलेशन कर देता है। तो बुक का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बुक होगी, टीचर्स पढ़ता है और फिर क्या करता है कि उनका ट्रांसलेशन करता चलता है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इनटू मदर टंग। जो टीचर है वो हर सेंटेंस को पढ़ेगा और उसका जो मदर टंग है उसमें उसे ट्रांसलेट कर देता है, क्योंकि बच्चों का नेटिव वही है मदर टंग। इस मेथड में हम कह सकते हैं कि मदर टंग डोमिनेट्स, मदर टंग है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग बताया है वो बताया है वर्ड को। वर्ड क्यों? क्योंकि इसमें टीचर वर्ड टू वर्ड हर एक शब्द का ट्रांसलेशन करता है, हर एक ग्रामर रूल को डिफाइन करता है, इसलिए इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग बताया है वर्ड को। ग्रामेटिक रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। जो टीचर है वो क्या करता है, जैसे कि इधर मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट रोल है, तो टेक्स्ट बुक में सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें जो ग्रामेटिक रूल्स होते हैं उन सबको टीचर क्या है कि एक्सप्लेन करता चलता है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ये जो मेथड है इसमें जो ग्रामर है वो डिडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि डिडक्टिव होता है निगमन। तो डिडक्टिवली इधर ग्रामर को पढ़ाया जाता है कि पहले टीचर्स क्या है सभी बच्चों को रूल्स बता देगा और फिर उस रूल्स को फॉलो करवाता है। इट इग्नोर्स द स्पीच प्रैक्टिस। ये जो मेथड है वो स्पीच प्रैक्टिस को इग्नोर करता है। ये कह सकते हैं कि इसका डिमेरिट है कि, या फिर कह सकते हैं शॉर्टकम है कि जो स्पीच प्रैक्टिस है, बोलने का जो अभ्यास है उस पर कम जोर दिया गया है। यानी क्योंकि इधर जो सारा जोर है वो किस पर है, ट्रांसलेशन पर, कि टीचर आता है, बुक पढ़ाता है, ट्रांसलेशन कर देता है, ग्रामर रूल्स आते हैं उनको डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पर चूंकि बच्चों से सेंटेंस या रूल्स करवा रहा है तो थोड़ा राइटिंग पर एम्फेसाइज है, अदरवाइज देखा जाए तो बाकी के जितने भी हमारे जो एस्पेक्ट हैं LSRW उनको इधर इग्नोर किया गया है। तो इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो टीचर है वो ट्रांसलेशन के थ्रू हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देता है और जो भी ग्रामर्स के रूल आते हैं उनको डिफाइन कर देता है। और सेकंड है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी जिसके नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट, लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेशन करके या ग्रामर के रूल के जरिए ना पढ़ाकर इसको डायरेक्ट पढ़ाया जाए। हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अगेंस्ट में लाया गया। फिर बात करते हैं कि ये मेथड आया कब, तो ये आया 1901 में। इसको लाया गया IPA ऑफ फ्रांस के द्वारा। अब IPA क्या है, तो IPA की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो इसे फ्रांस के IPA के द्वारा लाया गया और इस मेथड के अलग अलग नेम भी हैं, यानी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज ओरल मेथड, नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म्ड मेथड। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि मान के चलिए आपको डायरेक्ट मेथड की जगह दे दिया कि नेचुरल मेथड, तो हमें इसके नेम से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड में क्या बताया गया है कि जो आप लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं उसे डायरेक्ट पढ़ाया जाए, यानी इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ाया जाए। देयर आर नो यूज ऑफ एनी मदर टंग, यानी यहाँ पर मदर टंग का कोई भी यूज नहीं है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर टॉट बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट। इधर ये है कि जो वर्ड्स वगैरह हैं, जो भी नए वर्ड्स आएंगे तो उनको टीचर कैसे एक्सप्लेन करे, उनके अर्थ को बच्चों को कैसे सिखाए। तो यहाँ पर ये है कि आप उसका ट्रांसलेशन करने की जगह आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाओ बच्चे को, या फिर किसी भी एक्शन के द्वारा, या नेचुरल कॉन्टेक्स्ट,
यानी कोई एक नेचुरल प्रसंग है उसके द्वारा बच्चे को मीनिंग ऑफ वर्ड्स को समझाया जाए। मीनिंग जैसे कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कैसे, मान के चलिए बच्चे को पढ़ाना है, आपको एलिफेंट पढ़ाना है, ठीक है, तो आप बच्चे को एलिफेंट को, कि एलिफेंट यानी हाथी होता है, उसकी जगह क्या आप एलिफेंट का एक मॉडल दिखाकर डायरेक्ट बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो टीचिंग एड्स हैं या फिर ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। उससे क्या है, एक तो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है, बच्चे को हम चित्र बना के समझा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट जब वो प्रत्यक्ष किसी चीज को देखेगा तो उसे जल्दी याद भी होगा और वो मतलब एक इफेक्टफुल लर्निंग भी होगी। अब इधर बात करें कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। यहाँ पे जो यूनिट ऑफ टीचिंग है ये है सेंटेंस। ये जो यूनिट ऑफ टीचिंग है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग था हमारा वर्ड, लेकिन इधर द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस है, वहां पर क्या हो रहा था, वर्ड क्यों था, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटेंस है कि जो पूरा सेंटेंस है उसे आप इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करें। इट फोर्स टू थिंक इन इंग्लिश ओनली। इस मेथड में ये है कि आप इंग्लिश में ही सोचें। इससे बच्चे में क्या है कि जो सोचने की एक्सप्रेशंस जो एक्सप्रेस करेगा और वो जो सोचेगा उसके दिमाग में विचार आए वो कैसे आए, इंग्लिश में ही, क्योंकि हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं तो इससे क्या है कि बच्चा इंग्लिश में ही सोचेगा। डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें क्या है कि बच्चा पहले सुनेगा, इंग्लिश को इंग्लिश में ही सुनेगा और फिर क्या है कि उसे इंग्लिश में ही बोलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन और थॉट्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये मेथड जो है वो कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन प्लस में थॉट्स के बीच का एक बॉन्ड है। ऑडियो विजुअल इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं कि आप पिक्चर्स बनाइए, मैप्स बनाइए, ऑब्जेक्ट दिखाइए या फिर किसी भी एक्शन के थ्रू बच्चे को मीनिंग समझाइए। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। यहाँ पर जो ग्रामर है वो कैसे सिखाई जाएगी, इंडक्टिवली। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में सिखाई जा रही थी डिडक्टिवली, यहाँ पर सिखाई जाएगी इंडक्टिवली, यानी आगमन तरीके से। आगमन में कैसे कि बच्चे को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाना, यानी बच्चे को कॉन्क्रीट क्या होता है, मूर्त। बच्चे को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, डायरेक्ट पिक्चर्स दिखा रहे हैं तो वो हो गया कॉन्क्रीट, और धीरे धीरे उसे एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जाना। यानी बच्चे की जब कॉन्क्रीट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को देख के उसके माइंड में क्या होगा कि इंग्लिश का जो मीनिंग है वो इंग्लिश में ही बैठ जाएगा, फिर धीरे धीरे हम उसे एब्स्ट्रैक्ट यानी वो फिर इंग्लिश में ही सोचेगा, इंग्लिश में ही एक्सप्रेशन करेगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट की ओर चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि वो नॉन टू अननोन जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि सीधा पहले रूल दे दिया और फिर बच्चे को अप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे को मतलब इंग्लिश में ही सिखाएंगे और धीरे धीरे वो खुद से इंग्लिश को एक्सप्रेस करना अच्छे से सीख जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है। इसके अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में ये है कि ये जो मेथड है वो लो लेवल के बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि बच्चे इंग्लिश को इंग्लिश में ही इतना नहीं सोच सकते, उन्हें मदर टंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका डीमेरिट्स कह सकते हैं कि ये हायर लेवल के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन लोअर लेवल के लिए नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़े वो थे हमारे ओल्ड और क्लासिक मेथड, यानी पुराने मेथड। तो उनके अगेंस्ट में अब जो लाए गए वो थे नए मेथड, यानी न्यू मेथड्स। तो न्यू मेथड्स में हमारा है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ये जो मेथड है वो एक कैसा मेथड है, न्यू। और जो डायरेक्ट और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड थे वो थे हमारे ओल्ड और क्लासिकल मेथड। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इसको हम सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड भी कहते हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूशनल नाम से भी आ जाएगा या सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड के नाम से भी आता है। तो ये किसने डेवलप किया, तो ये डेवलप किया H.E. पामर ने। H.E. पामर के द्वारा ये मेथड दिया गया था। और ये जो मेथड है ये सेंटेंसेस पर बेस्ड है। इसमें क्या है कि बच्चे के सामने एक मॉडल सेंटेंस प्रेजेंट किया जाता है, यानी इट इज बेस्ड ऑन मॉडल सेंटेंस। एक मॉडल सेंटेंस को पेश किया जाता है, फिर क्या उसी के अकॉर्डिंग बच्चा देख देख के एक टेबल बना दी जाती है और फिर क्या करता है बच्चा उस मॉडल सेंटेंस के अकॉर्डिंग और सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करता है। वर्ड्स ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर वर्ड्स, यानी एक सेंटेंस में जो शब्द हैं उनको बदलकर उनकी एवज में दूसरे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एक टेबल होती है। एक मॉडल सेंटेंस मान के चलिए टीचर ने बता दिया कि सीता हैज फैन, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे और सेंटेंस बनाते हैं और जो एक सेंटेंस के वर्ड्स हैं उनको बदलकर उनके मतलब स्थान पे दूसरे शब्दों का भी
यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन है वो कितने टाइप का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो कितने टाइप का है। तो ये 3 टाइप्स का है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन एंड ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन। जो सिंपल है उसमें क्या है कि वेरिएबल्स आर नॉट इंटरचेंज, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि मैं यहाँ एक टेबल के माध्यम से आपको सिखाती हूँ। ये हमारा है फर्स्ट, कौन सा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ये जो इधर बने हुए हैं वो हैं हमारे वेरिएबल्स, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल्स हैं। और जो ये है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एक स्थिर वर्ड, यानी कह सकते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे की वैसे ही रहने वाला है। और ये हैं हमारे वेरिएबल्स, ये वाले और ये वाले। जैसे कि अब इसमें देखिए आप, शर्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ, तो ये इसके साथ शर्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड और कप इज मेड ऑफ क्ले। अब मान के चलिए अगर हम कर दें कि शर्ट इज मेड ऑफ क्ले, तो ये पॉसिबल है? नहीं। एक मीनिंगफुल, यानी जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये जो है वो तो वैसे ही रहेगा, हर सेंटेंस में यूज रहेगा। तो इसमें क्या था सिंपल सब्स्टिट्यूशन में कि जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, यानी शर्ट की जगह शर्ट ही रहेगा और क्लॉथ की जगह क्लॉथ ही रहेगा। हम शर्ट इज मेड ऑफ गोल्ड या शर्ट इज मेड ऑफ क्ले नहीं बना सकते सेंटेंस को। इसमें जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं रहेंगे, स्थिर रहते हैं। फिर आता है कंपाउंड सब्स्टिट्यूशनल टेबल। कंपाउंड सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स में क्या होता है, वेरिएबल्स आर चेंज, जो वेरिएबल्स होते हैं वो बदलते हैं। जैसे कि ये सेकंड टेबल मैंने बनाई है, इधर देखिए, इसमें भी ये क्या है, वेरिएबल्स, ये क्या है, वेरिएबल्स, और ये क्या है, कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट, यानी राम हैज ए कार, सीता हैज ए फैन, आदि हैज ए कैंडी। अब देखिए अगर हम इसमें वेरिएबल कैसे चेंज होंगे, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, सीता हैज ए कार, आदि हैज ए कार, सीता हैज ए फैन, राम हैज ए फैन, आदि हैज ए फैन। फिर हम कह सकते हैं कि राम हैज ए कैंडी, सीता हैज ए कैंडी एंड आदि हैज ए कैंडी। यानी क्या 9 सेंटेंसेस बन गए हैं 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, यानी 3 वेरिएबल्स पर हमने काफी सारे सेंटेंसेस बनाए। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, इस वेरिएबल की जगह हमने सीता रख के सेंटेंस बना दिया, इसकी जगह हम आदि रख के, यानी एक दूसरे को इंटरचेंज हम इसमें कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जो फर्स्ट वाला था इसमें क्या था, वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि राम के पास एक फैन है, सीता के पास एक फैन है, तो मीनिंगफुल है और सही भी सेंटेंस है। लेकिन इसमें कि रिंग इज मेड ऑफ क्लॉथ, क्या रिंग क्लॉथ की हो सकती है? नहीं। तो इसमें वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेंगे। इसमें हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं और फिर भी हमारा क्या, एक मीनिंगफुल और एक राइट सेंटेंस बनेगा। यानी ये हो गए हमारे सिंपल सब्स्टिट्यूशन और ये हो गए हमारे कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन। अब थर्ड है ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो एम होता है कि टीचिंग जब कराएं तो क्या है कि रूल्स ऑफ ग्रामर बाय कनेक्टिंग क्लोजेस, यानी जो ग्रामर्स के रूल हैं उनको क्लोजेस से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाए। कि मतलब ग्रामर के रूल फॉलो करना तो जरूरी है, कि हम ऐसा नहीं है कि हैज की जगह राम के साथ क्या हम हैव लगा सकते हैं, नहीं, राम के साथ हैज ही आएगा। तो ये है कि ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक सही ग्रामर के रूल्स का यूज करके इसमें बनाया जाए। इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फ्रेम सेंटेंसेस। ये स्टूडेंट्स को क्या वो करता है, एनकरेज करता है क्या करने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए। इधर मान के चलो टीचर बता देता है कि राम हैज ए कैंडी, आपको लिख देता है टीचर, तो बच्चा खुद से बना सकता है सीता हैज ए कैंडी, वो मतलब खुद से काफी सारे सेंटेंस बना पाएगा, या फिर इधर सिंपल तरीके से सेंटेंसेस बना पाएगा। तो इसमें क्या है कि बच्चे एनकरेज होते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। एंड इट इज इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव। ये बात तो है कि भाई ये क्रिएटिव तो है ही और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि बच्चों को ये सब एक टेबल बना के दे दी जाती है कि सेंटेंस बनाओ, तो बच्चों को ऐसा करने में बड़ा मजा आएगा, यानी वो काफी रुचिकर होगा। और क्रिएटिव इसलिए होगा क्योंकि बच्चे खुद से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। अगर उनको एक सेंटेंस, यहाँ पे था ना कि इट इज बेस्ड ऑन मॉडल सेंटेंस, बच्चे को एक सेंटेंस बना के बता दिया गया है, तो आगे बच्चे खुद से काफी सारे सेंटेंस बना पाएंगे। तो ये था हमारा न्यू मेथड। नेक्स्ट है हमारा बायलिंगुअल मेथड।
जो बायलिंगुअल मेथड है ये भी एक न्यू मेथड है। अब बायलिंगुअल क्या होता है? बायलिंगुअल होता है कि मतलब द्विभाषीय, यानी दो भाषाएं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मेथड को डेवलप किसने किया। तो इट इज डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन वॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि बायलिंगुअल मेथड को किसने दिया या फिर किसने डेवलप किया। इट लाइज बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर एंड डायरेक्ट मेथड। ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर और डायरेक्ट मेथड हमारे ओल्ड और क्लासिकल मेथड थे। इन दोनों के बॉन्ड की तरह, यानी इन दोनों को यूज करते हुए ये मेथड आया। यानी कह सकते हैं कि इन दोनों के ये बीच का एक बॉन्ड का काम करता है। कौन से? ट्रांसलेशन कम ग्रामर और डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले देख लेते हैं कि बायलिंगुअल होता क्या है। तो बायलिंगुअल यानी अप्लाइज टू ए पर्सन हु नोज टू लैंग्वेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि दो लैंग्वेज को जानता हो, तो उसे कहेंगे हम बायलिंगुअल। जैसे कि दो लैंग्वेज कौन सी? एक तो हम कह सकते हैं अपनी मदर टंग एंड द फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में कह सकते हैं इंग्लिश। तो ऐसा व्यक्ति जो दो लैंग्वेज को जानता हो वो होता है बायलिंगुअल। फिर इसमें मतलब बायलिंगुअल में है क्या, बायलिंगुअल मेथड में ऐसा क्या स्पेशल आया? तो इसमें ये था कि जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था उसमें ये था कि ट्रांसलेशन और ग्रामर के द्वारा सिखाया जाए। डायरेक्ट में था कि इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही डायरेक्ट सिखाया जाए। तो ये जो मेथड आया तो इस मेथड में ये था कि आप ट्रांसलेशन करें जहां पे जरूरत हो, और जो अभिव्यक्ति करें, एक्सप्रेशन हो आपके, वो हो इंग्लिश टू इंग्लिश। यानी दोनों ही मेथड्स को एक बनाकर बायलिंगुअल मेथड बनाया गया। यानी मदर टंग यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड ईडियम्स। जो मदर टंग है उसका इसमें जो यूज तो किया जाएगा, लेकिन कब कोई नया वर्ड्स आ गया, ईडियम्स आ गया, फ्रेजेस आ गया जिससे बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो वहां पर आप मदर टंग का यूज करके उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू थिंक एंड एक्सप्रेस थ्रू इंग्लिश। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट मेथड का क्या था कि जो स्टूडेंट है वो थिंकिंग किस में करेगा? इंग्लिश में, और अपने एक्सप्रेस अभिव्यक्ति भी किस में करेगा? इंग्लिश में। यानी कि टीचर इसमें कह सकते हैं सिंपल में कि टीचर जब भी कुछ भी पढ़ा रहा है तो वहां पे कोई अगर न्यू वर्ड्स फ्रेज आ जाए तो वो उसे मदर टंग के जरिए स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर देगा। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स है बाकी का जो मटेरियल है वो इंग्लिश के ही थ्रू पढ़ाएगा, और जो स्टूडेंट है वो भी अपने एक्सप्रेस और थिंकिंग इंग्लिश में ही करेगा। तो इस तरीके से ये थी क्या नाम से ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की क्वालिटी, और ये थी डायरेक्ट मेथड की। तो इन दोनों को मिलाकर एक बनाया बायलिंगुअल मेथड। अच्छा, इसमें क्या अलाउ नहीं था? इट डज नॉट अलाउ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ये जो मेथड है इसमें वर्ड की मतलब आप हर वर्ड का ट्रांसलेशन करके समझाओ, ये अलाउ नहीं किया गया। खाली जो न्यू वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कोई इडियम्स फ्रेजेस आ गए तो उन्हीं का ही ट्रांसलेशन खाली मदर टंग में करना है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो क्या है? सेंटेंस। तो मतलब सिंपल सा समझ में आया होगा कि बायलिंगुअल यानी कि जब कोई नया वर्ड या डिफिकल्ट आए तो मदर टंग में ट्रांसलेशन कर दीजिए, बाकी इंग्लिश में ही पढ़ाना है, और जो स्टूडेंट है वो अपने एक्सप्रेशन और थिंकिंग इंग्लिश के थ्रू ही करेगा। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर वेस्ट्स मेथड। इसमें जो डॉक्टर वेस्ट है उन्होंने अपना एक मेथड दिया। तो सीधी सी बात है कि ये अडॉप्टेड किया गया है या फिर डेवलप्ड किया गया बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। इनका पूरा नाम था डॉक्टर माइकल वेस्ट। तो ये भी याद कर लेना, हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब इस मेथड में इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो ये किसके अगेंस्ट लाया गया वो हमें देखना है। ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया। फिर इस मेथड में क्या था कि इन्होंने जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था उसे यूजफुल माना देन डायरेक्ट मेथड। तो इनका कहना था कि देयर इज नो प्लेस फॉर ओरल रीडिंग इन दिस मेथड। इस मेथड में जो ओरल रीडिंग है उसके लिए कोई स्थान नहीं था। इन्होंने पूरा जो एम्फेसाइज किया वो किया ऑन साइलेंट रीडिंग, यानी इन्होंने बोलने की जगह रीडिंग को, यानी स्पीकिंग की जगह रीडिंग को इम्पोर्टेंट माना। इनका मानना था कि बच्चे के लिए स्पीकिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर बच्चा रीडिंग करता है और स्पेशली साइलेंट रीडिंग करता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वोकेबलरी हेल्प्स स्टूडेंट्स इन रीडिंग एंड बुक गाइड्स स्टूडेंट्स अलॉट। तो इनका जो काफी ज्यादा एम्फेसाइज मेथड में था वो एक इस पर भी था, वोकेबलरी। इनका मानना था कि अगर बच्चे को वोकेबलरी की नॉलेज बहुत अच्छे से है
तो क्या है कि वो उसको बुक्स को रीड करने में भी काफी हेल्प करती है। और जो बुक है वो स्टूडेंट्स के की बुक में काफी सारा मैटर होता है, कंटेंट होता है, तो वो स्टूडेंट को काफी गाइड करती है। इन्होंने कुछ 1158 स्पेसिफाई शब्द वर्ड्स दिए थे। इस तरीके से 1158 कह सकते हैं ये इन्होंने वर्ड्स बताए, स्पेसिफाई वर्ड्स दिए कि ज्यादातर जो ये इतने वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं और किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए इतने वर्ड्स को इन्होंने सफिशिएंट बताया। इनका मानना था कि इन्होंने जो ये 1158 वर्ड्स बताए कि इनको अगर बच्चा अच्छे से जान लेता है तो वो किसी भी सब्जेक्ट को इजिली बोल सकता है और पढ़ सकता है। तो इन्होंने ये वर्ड्स दिए थे। एग्जाम से में पूछा भी जा सकता है कि डॉक्टर वेस्ट ने मतलब जो स्पेसिफिक को कितने वर्ड्स दिए, तो वो थे 1158। दिस मेथड नैरेटेड इन 2 बुक्स। इन्होंने जो ये मेथड दिया स्वयं का मेथड था इनका डॉक्टर वेस्ट मेथड नाम से। तो इसको 2 बुक में इन्होंने वर्णन किया था। एक तो था बाइलिंग्विस्ट और एक था लर्निंग टू स्पीक ए फॉरेन लैंग्वेज। तो ये 2 बुक्स हैं, इनके नाम हमें याद होने बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैंने 2 बुक्स के नाम और इधर मेंशन किए हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो अच्छा है कि हम याद कर लें, कोई कसर क्यों छोड़े। तो डॉक्टर वेस्ट की ये 2 बुक और थी जिनको मैंने यहाँ मेंशन किया है। एक तो थी न्यू मेथड रीडर्स और एक थी रैपिड रीडर्स। तो अब इस अगर मेथड में हम देखें तो इन्होंने मदर टंग के यूज को सही माना और इन्होंने ये कहा कि बच्चे को स्पीकिंग की जगह रीडिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बच्चे को साइलेंटली रीडिंग करना चाहिए। और इनका मानना था कि बच्चे को वोकैब का ज्ञान अच्छे से होगा क्योंकि उनका मानना था कि जो वोकैब है वो ही ज्यादा यूज होती है कम्युनिकेशन में या फिर कहें कि रीडिंग में। तो इनका मानना था कि बच्चे को एक तो वोकैबुलरी का अच्छे से सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए और बच्चा एक साइलेंट रीडिंग काफी अच्छे से कर पाए। और ये इन्होंने डायरेक्ट मेथड को अच्छा नहीं माना। इनका मानना था कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या फिर कहीं मदर टंग का यूज इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। तो इस तरीके से हमारी ये 5 ओल्ड और क्लासिकल मेथड और न्यू मेथड कंप्लीट होते हैं। अब मैं एक एक करके फिर से शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। उसमें था कि बच्चे को मदर टंग में ट्रांसलेशन करके और ग्रामर के रूल्स के जरिए पढ़ाए। दूसरा था हमारा डायरेक्ट मेथड। उसमें उसमें जो टीचर पढ़ाए वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाए। तीसरा हम देख सकते हैं बायलिंगुअलिज्म या बायलिंगुअल मेथड। उसमें ये था कि ट्रांसलेशन भी करे, ग्रामर के रूल्स भी बताए जहां पे बच्चे को कठिनाई हो, अदरवाइज इंग्लिश में ही ट्रांसफर करके पढ़ाए, यानी दोनों मेथड को जोड़ के बताया था। फोर्थ हमने देखा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में ये था कि बच्चे को सेंटेंस बनाना सिखाए, उससे बच्चा इंग्लिश सीखेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन टेबल के जरिए सेंटेंस बनाना सिखाए। और फिफ्थ हमने देखा डॉक्टर वेस्ट का मेथड। इन्होंने कहा कि बच्चे को स्पीकिंग इतनी बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बच्चे को रीडिंग पे एम्फेसाइज करना चाहिए, बच्चे का वोकैब का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैंने आपको ये 5 की 5 मेथड बहुत अच्छे से एलैबोरेट किए हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्लीज आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।